नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। सभी को चंद्रमोहन कल्ला का राम राम न घनी घनी खमासा। दोस्तों, देश की संसद में विपक्ष की बात को नकारना, उसे हर मुद्दे पर देशद्रोही कहना, सरकार के कामकाज की आलोचना करते हुए संसद में बोलते समय उनका माइक बंद कर देना, विरोध करने पर निलंबित करने का जो सिलसिला चल निकला है वो देश के लोकतंत्र को कमजोर और खोखला कर रहा है। विपक्ष के तर्क, उठाए सवाल और प्रश्नों का जवाब सदन में आकर नहीं देना और उल्टा विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप थोपना भारतीय लोकतंत्र के गिरते स्तर को तो दर्शा ही रहा है, लेकिन लोकतंत्र की नींव को भी कमजोर करने लगा है। जबकि पक्ष और विपक्ष मिलकर देश चलाते आए हैं, जिसका बड़ा उदाहरण हमें देश की आज़ादी के समय बनी पहली नेहरू सरकार से है। वर्ष 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 364 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत था और सामने विपक्ष न के बराबर था। इसके बावजूद नेहरू जी ने देश के पहले मंत्रिमंडल 1947 में विपक्ष के बड़े चेहरे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पहला उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री का पद सौंपा गया। ये सत्ता का अहंकार नहीं बल्कि देश के नवनिर्माण के लिए सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने की पंडित नेहरू की दूरदर्शिता का परिणाम था। नेहरू जी विपक्ष के नेताओं के विचारों और उनकी आलोचनाओं को किस कदर सम्मान देते थे, इसका प्रमाण 1952 के बाद की संसदीय बहसों में मिलता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी नए नए सांसद बनकर के आए थे तो उनके तीखे और धारदार भाषणों को नेहरू पूरी तन्मयता से सुनते थे। एक बार संसद में वाजपेयी ने नेहरू जी की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की, जिसके जवाब में नेहरू ने न तो उन पर देशद्रोह का ठप्पा लगाया और न ही माइक बंद करवाया, बल्कि भाषण के बाद उनसे मिलकर पीठ थपथपाई और सबके सामने कहा, ये नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जब देश संकट में था तब विपक्ष के पास केवल 20-25 सांसदों का छोटा समूह था। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की मांग पर पंडित नेहरू ने युद्ध के दौरान ही 8 नवंबर 1962 को संसद का विशेष सत्र बुलाया। उस सत्र में 100 से अधिक सांसदों ने सरकार की नीतियों पर खुलकर सवाल दागे, तीखे कटाक्ष किए, लेकिन सरकार ने एक भी सांसद को न तो निलंबित किया और न ही देशद्रोही ठहराया। 1963 में जब आचार्य कृपलानी सरकार के खिलाफ देश का पहला अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो कांग्रेस के पास 361 से अधिक सीटें थी और प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट थे। इसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 4 दिनों तक संसद में पूरी चर्चा करवाई और अविश्वास प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा, विपक्ष का यह कदम लोकतंत्र को जीवंत और सरकार को सतर्क बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी था। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जब देश ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक नेतृत्व की सराहना की थी। वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेताओं को विदेशी मंडलों और प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करने भेजा था। वर्ष 1977 में जब पहली गैर कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो विदेश मंत्रालय के गलियारे से पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटा दी गई थी। जब वाजपेयी ने ये देखा तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश देकर नेहरू जी की ये तस्वीर सम्मानपूर्वक वापस उस स्थान पर लगवाई। ये उस दौर के नेताओं के दिल का बड़प्पन और एक दूसरे के प्रति असीम राजनीतिक सम्मान का प्रत्यक्ष प्रमाण था। 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए 404 सीटें जीती थी और भाजपा के पास केवल 2 सीटें बची थी। प्रचंड बहुमत होने के बावजूद राजीव गांधी ने कभी 2 सीटों वाले विपक्ष का उपहास नहीं उड़ाया। जब राजीव गांधी को पता चला कि विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी गुर्दे की गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उनके पास इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाने का पर्याप्त साधन नहीं है, तो राजीव गांधी ने एक संवेदनशील और महान विशाल कायम की। राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें संयुक्त राष्ट्र UN
जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर लिया गया ताकि सरकारी खर्चे पर न्यूयॉर्क में उनका सही इलाज हो सके। अटल जी ने बाद में सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया था कि राजीव गांधी की वजह से ही उनकी जान बच सकी थी। इसी तरह वर्ष 1991 से 1996 के दौरान जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था। भारत के पास केवल 3 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। उस वक्त सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और वामपंथी नेताओं के साथ लगातार 15 से अधिक बैठकें करके ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरण के बिलों को पास करवाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के शासनकाल 2004 से 2014 में 2008 का भारत अमेरिका परमाणु समझौता एक ऐसा दौर था जब सरकार पर संकट मंडरा रहा था। वामपंथियों ने 59 सांसदों का समर्थन वापस ले लिया था, फिर भी संसद में हफ्तों तक तर्कपूर्ण बहस हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विपक्ष के हर तीखे सवाल का जवाब तथ्य और आंकड़ों के साथ दिया, लेकिन किसी भी विरोधी नेता को जेल भेजने या केंद्रीय एजेंसियों CBI, ED का भय दिखाने की कोशिश नहीं की। पहले दौर के पक्ष और विपक्ष केवल संसद तक सीमित नहीं थे, उनके बीच व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक संबंध बेहद मानवीय थे। विवाद समारोह हो, बीमारी हो या कोई निजी संकट, हर दल के नेता एक दूसरे के घर आते जाते थे। आर्थिक संकट में व्यक्तिगत मदद तक की जाती थी और एक दूसरे के स्वास्थ्य की चिंता की जाती थी। राजनीति केवल चुनावों की हार जीत तक सीमित रहती थी। चुनाव खत्म होते ही देश के विकास के लिए सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते थे। लेकिन वर्ष 2014 के बाद देश की राजनीतिक फिजा बदल गई। संवाद की जगह प्रतिशोध ने ले लिया। आज लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में तार्किक बहस की जगह विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। आंकड़े गवाही देते हैं कि शीतकालीन सत्र 2023 में इतिहास में पहली बार एक ही सत्र में 146 सांसदों को संसद से इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि वे सरकार के विरुद्ध बोल रहे थे, क्योंकि वे केवल देश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहे थे। आज स्थिति यह हो चुकी है, विपक्ष यदि संसद में सवाल पूछे तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अगर बिना माइक के विरोध दर्ज कराए तो सीधे निलंबित कर दिया जाता है। यदि विपक्ष सड़क पर उतरकर जनता के हक में धरना प्रदर्शन करे तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। सत्ता के खिलाफ बोलने वाले, लिखने वाले और सवाल पूछने वाले पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीधे देशद्रोही या पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। वर्तमान दौर की भाषा और मर्यादा का स्तर इतना गिर चुका है कि देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं और महिला नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते नहीं सकते। सार्वजनिक मंचों से विपक्ष की राष्ट्रीय अध्यक्षों को जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा या बार बार में नाचने वाली जैसे अत्यंत आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया जाता है। यह भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों का गिरता स्तर व लोकतंत्र का सीधा अपमान है। ED और CBI जैसे निष्पक्ष जांच एजेंसियों का जिस बड़े पैमाने पर राजनीतिक इस्तेमाल आज हो रहा है, वैसे इतिहास में कभी नहीं देखा गया। सरकारी आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 के बाद से ED द्वारा दर्ज किए गए मामलों में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का आंकड़ा 95% तक पहुंच चुका है, जिनमें से लगभग सभी नेता विपक्षी दलों से ताल्लुक रखते हैं। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही कोई आरोपी नेता सत्ताधारी दल में शामिल होता है, उसके सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। आज देश में एक खतरनाक माहौल तैयार किया जा रहा है, जहां मुख्य धारा का मीडिया वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दिन रात हिंदू खतरे में है का फर्जी नैरेटिव चलाता है, जबकि कड़वी सच्चाई यह है कि इस देश में हिंदू या कोई धर्म खतरे में नहीं, बल्कि देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। एक अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी गई, जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों और सवाल पूछने की आज़ादी को छीना जा रहा है। जंतर मंतर आंदोलन, झारखंड आंदोलन, बिहार आंदोलन के बाद राजस्थान में शिक्षा विभाग के स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर ही पाबंदी ये जताते हुए कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है कर दी गई, जबकि पिछले 80 सालों में इस देश की नींव सत्ता और पक्ष एक मजबूत सम्मानित विपक्ष ने मिलकर रखी थी। देश को
आगे बढ़ाने के लिए अहंकार नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की उस पुरानी लोकतांत्रिक नियत और नीति की सख्त ज़रूरत है जिसे वर्तमान सरकार मुंह तोड़ती नजर आ रही है। वर्तमान सरकार को व उसके जनप्रतिनिधियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पर लांछन लगाने की जगह उनके द्वारा विपक्ष को सम्मान देने की बातें सीखनी चाहिए, उसके बात को सुनने व उसके लिए निर्णायक कदम उठाने की सीख लेनी चाहिए, ना कि विपक्ष को अपना जाति दुश्मन समझना चाहिए, वरना लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा जिसको भारतीय जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। 1977 में आपातकाल के बाद पावरफुल रैली इंदिरा गांधी को इसी जनता ने सत्ता से बाहर फेंक दिया था। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री रहते वे लोकसभा चुनाव राजनारायण से हार गई, जबकि आपातकाल से पहले इंदिरा जी ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े बांग्लादेश बनाया था। जनता ने उन्हें बड़ा सम्मान भी दिया था, उन्हें शेरनी तक के नाम से पुकारा जाने लगा। विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उन्हें दुर्गा तक कहा था, लेकिन जैसे ही इंदिरा जी के कदम लोकतंत्र से पीछे हटे तो जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। इसीलिए तो गीत बना है, ये जो जनता है सब जानती है, ये जो पब्लिक है सब जानती है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका ऐसा करने से हमें आर्थिक मदद मिलती है, आर्थिक संबल मिलता है। अब आज के मारवाड़ बुलेटिन में समाचार समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय जय भारती।